सच में कितना अजीब और मनहूसियत भरा कस्बा है यह। शाम के 7 बजे के बाद कोई बाहर ही नहीं निकलना। प्रवीण अपने दोस्त राजेश को कहा और जल्दी जल्दी से अपनी जरूरत का सामान ले रहा था। राजेश ने उसकी तरफ देखा पर बिना कुछ कहे उसे फलों के ठेले की तरफ जाने का इशारा किया और खुद ग्रोसरी स्टोर की तरफ चला गया। कितना अजीब है, मतलब यहाँ की मनहूसियत के बारे में कोई बोलना भी नहीं चाहता। बस यहाँ पर कंपनी की मार्केटिंग पूरी हो जाए, फिर मुड़कर इस टाउन में कभी कदम भी नहीं रखूंगा। पता नहीं कितना जाहिल और अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर। प्रवीण खुद में बड़बड़ाते हुए फलों के ठेले की तरफ बढ़ गया। जिस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो उसकी बेवजह बुराई नहीं करनी चाहिए। एक बूढ़े से आदमी ने उसके पास खड़े होकर फलों को देखते हुए कहा। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? प्रवीण ने पूछा। मैं यहाँ आने वाले हर उस नए बासिंदों को यही कहता हूँ, यहाँ खड़े होकर इसी जगह पर इस जगह की बुराई मत करना। ये चौक देख रहे हो, ये रात होते ही जाग जाता है। उस बूढ़े ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां पर एक सर्कल बना हुआ था और उसके ऊपर किसी मुगल शासक की मूर्ति लगी हुई थी। वो बूढ़ा उस सर्कल की तरफ जाकर वहां पर बनी सीढ़ी पर बैठ गया और प्रवीण को घूरने लगा। यूं खुद पर एकटक नजर महसूस होने के कारण प्रवीण से रहा नहीं गया। वो थैला वहीं छोड़कर उस बूढ़े आदमी की तरफ चला गया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? प्रवीण ने उनकी बाजू में बैठते हुए कहा। नहीं। फिर आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं कि ये चौक रात होते ही जाग जाता है? प्रवीण ने झुंझलाकर कहा। कई सालों पहले यहाँ पर मुगलों का राज हुआ करता था। वो अपने मनोरंजन के लिए इसी चौक पर सरेआम लोगों का खून बहाया करते थे। तब से ही मान्यता है कि रात को उन सब लोगों की आत्माएं फिर से जाग जाती हैं जिनकी मौत यहीं इसी जगह पर हुई हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और मुझे यहाँ आए हुए 10 दिन हो गए, पर मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। प्रवीण ने अपने डर को काबू करते हुए कहा। क्योंकि अमावस की रात भी तो आज है ना, तो सारी आत्माएं भी तो आज ही जागृत होंगी। आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं कि ये उन्हीं लोगों की आत्मा है जिनकी मौत इस चौक पर हुई थी? तू यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने पीछे से आते हुए कहा, जिसके दोनों हाथों में सामान से बैग भरे हुए थे। प्रवीण ने सामने की तरफ इशारा करके कहना चाहा, पर तभी उसे सड़क को पार करते हुए वही बूढ़े अंकल दिखे। उसने सर झटका और नाम में इशारा करते हुए उसके हाथ से बैग लिया और घर की तरफ निकल पड़े। आधी रात के वक्त प्रवीण को सर्दी महसूस हुई। उसने चादर ओढ़ने के लिए बिस्तर पर हाथ फैलाया, पर उसे नर्म गद्दे की जगह उबड़ खाबड़ जगह महसूस हुई। उसने तुरंत उठकर देखा तो वो अपने दोस्त के घर के बजाय उसी चौक में ठीक उसी मूर्ति के नीचे जमीन पर सो रहा था। अचानक से ठंड का स्तर बढ़ गया और उस मूर्ति के पीछे से वही बूढ़ा आदमी निकल कर आया। क्योंकि मेरी मौत भी यहीं हुई थी, इसलिए मैं भी आज जागृत हुआ हूं। अगली सुबह प्रवीण की लाश लोगों को चौक पर मिली, मगर बहुत ही बुरी हालत में। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मैं पालतू जानवरों का बहुत शौकीन हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पिताजी को ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। निरंतर अनुरोधों के बाद मेरे पापा ने मुझे एक तोता दिलवाया। मैं तब 8वीं कक्षा में था और मेरा भाई हर समय मीठू के साथ रहता था और हर समय आनंदित होते थे। लेकिन एक दिन खेलते समय एक सड़क दुर्घटना में मैंने अपने तोते को खो दिया। मीठू को हमने 5 महीने पहले ही लाया था।
बाद में मैंने एक कुत्ते के लिए पापा को कहा, लेकिन मेरे पापा ने इसे सीधे सीधे खारिज कर दिया। अपनी माँ के सामने लगातार रोते गिड़गिड़ाते रहने के बाद माँ ने कुत्ते के लिए मुझे पैसे दे दिए और वो दिन भी आ गया जब मैं अपने लिए एक छोटा सा पपी ले लिया। मेरे पिता ने मुझे बहुत डांटा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वो भी शांत हो गए। ये मेरा 14वां जन्मदिन था। सभी मेहमान और परिवार वालों ने जन्मदिन की पार्टी में भाग लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से जश्न मनाया। लगभग रात के 10 बजे जब सभी मेहमान चले गए, मेरा छोटा भाई अपना पसंदीदा शो देख रहा था। मैंने अचानक टाइगर यानी कि मेरा कुत्ता उसके गुर्राने की आवाज़ सुनी। टाइगर की आदत थी, किसी के भी नहीं होने पर भी वो भौंकता रहता था, इसलिए चढ़कर मैंने उसे रोकने के लिए चिल्लाया, लेकिन वो नहीं रुका और गुर्राता रहा। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सुन रखा था कि डिस्पोजेबल कैमरे के माध्यम से भूत को देखा जा सकता है। मुझे उपहार के रूप में एक कैमरा मिला था। मैंने कैमरा पकड़ा और धीरे से उस जगह की ओर देखना शुरू किया जहां टाइगर भौंक रहा था। मैंने जो देखा वो देखकर मैं हैरान और स्तब्ध रह गया। मेरे छोटे भाई को कोई सफेद चीज अपनी चमकती लाल आंखों से लगातार घूर रही थी। मैंने उसकी फोटो ले ली। फिर मैंने अपने भाई को बुलाया और उसे भी वो फोटो दिखाया। वो भी ये देखकर चौंक गया और वो जो उसने देखा वो उसे पचा नहीं सका। दौड़ते हुए माँ पापा के पास गया और सब कुछ बता दिया। बाद में जब मेरे माता पिता मिले तो हमने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, लेकिन तब मैंने जो फोटो लिया था उस पर उनकी नज़र गई तो वो कोई भूत नहीं था। हम डर गए और पूरी रात डर से सोते रहे और लगातार अपने कमरे को देखते रहे। कुछ दिन के बाद हम इस बारे में भूल गए। दोपहर की अच्छी धूप थी। मैं भी स्कूल से लौटा ही था और टीवी के सामने बैठ गया। बाद में जब मैं स्नैक्स खा रहा था तो मैंने वही गुर्राने की आवाज़ सुनी। मैं चौंक गया और बाथरूम की तरफ गया जहां मेरा कुत्ता लगातार गुर्रा रहा था। मैंने अपने बाएं कान बाथरूम के किनारे दरवाजे पर रखा। मैं स्पष्ट अंदर से किसी चीज के ढकेलने की आवाज़ सुन रहा था। ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था। मैंने सेल्फ से डिस्पोजेबल कैमरा निकाला और बाथरूम के अंदर देखने लगा। वो बहुत ही भयानक नज़ारा था। एक सफ़ेद बादल जैसी चीज टाइगर को मार रही थी। मुझे नहीं पता कि वो क्या था। उसके हाथ पैर नहीं थे, लेकिन उंगलियां नहीं थी। मैं घबरा गया और माँ से शिकायत की। उसने तुरंत ही मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष की माला बांध दी। तब से मैंने अपने घर में उस चीज को कभी नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो एक नया बना हुआ हाईवे था। एक निर्जन गांव से होकर गुजरता। अभी वहां आवाजाही इतनी आम नहीं हुई थी। वैसे उसे बने हुए ज्यादा समय तो नहीं हुआ था, पर कुछ सड़क हादसे भी उसके खाते में दर्ज थे। लोगों को वो आम हादसे ही लगे और इस मामूली बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया कि अधिकतर हादसे उसी निर्जन गांव की हद में या उसी के करीब हुए थे। एक उमस भरा दिन, दोपहर का समय, जब कार उस हाईवे से गुजरती है जिसमें 3 दोस्त राज, अमन और कमल थे। तीनों को जल्दी में कहीं पहुंचना था, इसलिए वो शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वो हाईवे दूसरे रास्तों के अपेक्षा जल्दी पहुंचाता है। दिन के करीब 2:30 बज रहे थे। उस हाईवे पर दूर दूर तक एक परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। राज गाड़ी चला रहा था और बाकी दोनों आपस में बातें कर रहे थे।
तभी अमन ने कमल से कहा, यार लगता है हम इस रोड पर पहली बार आए ना, क्योंकि इससे पहले मैंने ये जगह कभी नहीं देखी है। राज मिरर में उन दोनों को देखते हुए बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, हम इससे पहले कभी भी इस रास्ते पर नहीं गए, लेकिन आज मजबूरी में हमें यह रास्ता लेना पड़ा। हमें किसी भी तरह शाम से 6 बजे से पहले हॉस्पिटल पहुंचना होगा। वहां मीरा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। कमल राज की तरफ देख कर बोला, हाँ यार लेकिन हुआ क्या? तूने हम लोगों को कुछ बताया भी नहीं, सीधे कार लेकर चला आया तू। परेशान था इसलिए उस वक्त मैंने कुछ पूछा भी नहीं, लेकिन अब तो बता दे। कमल की बात सुनकर अमन ने भी उसकी हाँ में हामी मिलाई। राज थोड़ा उदास होते हुए बोला, यार मुझे उसकी मम्मी पापा से शादी के लिए बात करनी थी, लेकिन काम की वजह से मैं कर नहीं पाया, और अभी कल पता चला कि उसके पापा ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है। बस इसी टेंशन में आकर उसने बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा ली और आज सुबह उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मुझे तो पता भी नहीं चलता अगर उसकी दोस्त मधु फोन करके ना बताती। कमल पूरी बात सुनने के बाद बोला, अच्छा तो ये बात है। वैसे देखा जाए तो गलती ना तेरी है और ना ही उसकी। तू नहीं बात कर पाया तो उसे तो बताना चाहिए था ना। अमन ने भी उसके बीच में बोलते हुए कहा, हाँ यार इन लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर जाएं। राज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और गाड़ी अब उस गांव के पास पहुंच रही थी। सड़क के दोनों तरफ बंजर धरती और छोटी कटीली झाड़ियां दिख रही थी। लाल धूल भी उड़ रहे थे। दूर कहीं छोटे छोटे घरों की कुछ आकृतियां भी दिख रही थी जो कभी आबाद थे। यार 2 मिनट कार रोकना, हल्का हो लूं, अमन ने कहा। कार रुकी और तीनों ही दोस्त कुछ देर को पांव सीधा करने बाहर आ गए। कुछ देर में वो वापस अपने कार में बैठे पानी पी ही रहे थे जब अचानक से एक जोर की आवाज हुई और तीनों चौंक पड़े। सामने देखा तो कार की वाइंड स्क्रीन पर लाल रंग से एक पंजा बना था। ये क्या है? और रुक, बाहर मत। पर तब तक राज बाहर निकल चुका था। चारों तरफ देखा तो कुछ नहीं था। फिर उसकी नजर पड़ी कार के अगले चक्के के पास। एक लड़की बेहोश पड़ी थी। जरूर उसी ने हाथ मारा था। उन सब ने फौरन उसे कार की पिछली सीट पर बैठाया। मुंह पर पानी के छींटे मारे। साफ दिख रहा था वो जख्मी थी। उसके सिर से कलाई से खून बह रहा था। उसे होश आया। लड़की बड़ी डरी सहमी सी थी। उसने डरते हुए कहा, मेरी बस का आगे एक्सीडेंट हो गया है और मुझे मदद की जरूरत है। मदद? कैसी मदद? बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? इस बार आवाज कमल की थी। वहां सबको पानी की जरूरत है और उन्हें हॉस्पिटल भी लेकर जाना है। सबकी हालत बहुत खराब है। कुछ दम तोड़ चुके हैं। मैं किसी तरह चलती हुई यहां आई। उसने डर के साथ कहा, हाँ यार, सुना तो है कि इस रोड पर अक्सर हादसे होते रहते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे, अमन ने कहा। राज उसकी मदद करने के लिए हिचकिचा रहा था क्योंकि उसे कहीं जल्दी पहुंचना भी था और कुछ सही भी नहीं लग रहा था। फिर भी वो कुछ नहीं बोला। यही कुछ दूरी पर ही मेरी बस है, बस वहीं तक जाना है। फिर आप लोग शहर पहुंचो तो किसी को खबर दे देना हमारी। लड़की ने अमन की बात का जवाब दिया। कार लड़की को लिए आगे बढ़ने लगी जो पिछली सीट पर अमन के साथ बैठी थी। उन लोगों ने उसे फर्स्ट एड दे दिया था। तभी वो लड़की उनसे बोली, आपको इस गांव की कहानी पता है कि ये इतना सुनसान और वीरान क्यों है? अब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी। नहीं तो, हमें नहीं पता, हम तो पहली बार यहां आए। तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, कमल ने जवाब दिया। हाँ मुझे पता है, कुछ सुन रखा है बस, लड़की ने कहा और फिर वो कहानी सुनाने लगी। कहते हैं सालों पहले इस गांव में एक पिशाच का वास था। गांव वालों को उसका संरक्षण प्राप्त था। वो उन लोगों की हर बाहरी मुसीबत से सुरक्षा किया करता था।
लेकिन हर 12वें दिन उसे एक बलि चाहिए होती थी। गांव वाले अपने बीच में से ही किसी को चुनकर बलि के रूप में उसके पास भिजवाते थे ताकि वो उनका शिकार ना करे। वो पिशाच बहुत शक्तिशाली था। वो हमेशा रात को ही सक्रिय होता था। फिर तब जबकि आसमान में काले बादल हों तब भी। बाकी धूप भरे दिनों में एक दूसरी रूह उसकी रक्षा करती थी जो उसकी सेवक थी। इतनी कहानी सुनाने के बाद उस लड़की ने एक नज़र उन तीनों पर डाली जो बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे, और फिर वो आगे सुनाने लगी। कहते हैं गांव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा और वो पिशाच एक एक करके सबको खा गया। वो एक बार में एक ही शिकार करता था। कुछ का मानना है कि गांव खत्म होते ही वो पिशाच भी चला गया, पर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो आज भी यहीं है और आज भी उसे एक बलि की तलाश है। इतना कहने के बाद वो लड़की चुप हो गई। वो तीनों जो बड़े ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे वो जोर जोर से हंसने लगे। तभी अमन मजाक से बोला, कहानी अच्छी थी, खत्म हो गई क्या? लड़की चुप रही और बारी बारी से तीनों को घूरती रही। कार आगे बढ़ती रही और अब वो उस गांव की सीमा को पार करने ही वाले थे। सड़क सुनसान थी तो रफ्तार भी तेज थी। तभी उन तीनों ने देखा कि वही लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी हंस रही है। घबराहट में सबने पिछली सीट पर देखा तो वहां भी वही बैठी हुई हंस रहे थे। ये क्या हो रहा है? राज बौखला गया और झटके से स्टीयरिंग घुमाई और कार एक सूखे पेड़ से जा टकराई। कुछ देर बाद खांसते हुए राज उठा। कार के सामने का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। कमल के भी करहाने की आवाज आ रहे थे। वो भी घायल था और अमन, वो मर चुका था। तभी उनकी नजर बाहर की तरफ पड़ती है जहां अभी तक धूप निकली थी। वहां अचानक बिजली कड़कती है और फिर पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं। वो दोनों लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकलते हैं और चारों तरफ देखते हैं कहीं से कोई मदद मिल जाए। यार वो लड़की क्या भला थी? वो तो गायब हो गई। कमल बोला, गोली मार उसको, मौसम खराब हो रहा है, कहाँ जाएंगे? और अमन तो। उसका गला भर गया और तभी दहशत से दोनों चीख पड़े। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक लगभग 7 फुट की भयंकर लाल आंखों वाली आकृति प्रकट हो गई। साथ ही साथ शुरू हो गई धूल भरी आंधी। ऐसा लगा मानो उसके आसपास की हवाएं में धीमी कुर्राहटें बसी हो। उस आकृति को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था जैसे नसों में बहता खून बेचैन हो उठा हो। वो डर से पीछे हटने लगे। वो आकृति आगे बढ़ी और उसने अमन के मृत शरीर को खींचकर निकाल लिया। बाकी के दोनों डर से जड़ हो चुके थे। आंधी रुक गई, साथ ही वो आकृति और अमन भी गायब हो चुके थे। दोनों दोस्त रोने लगे। वो घूमकर उस तरफ आए जिधर गायब होने से पहले अमन बैठा था और दोनों ही डरकर कुछ कदम पीछे हट गए। वहां कार पर कुछ खरोंचों के गहरे निशान थे, किसी जानवर के शक्तिशाली पंजों के निशान। यार 1 मिनट, पूरा गांव पार हो गया, कोई बस तो दिखी ही नहीं। कमल हैरानी से बोला, इसका मतलब वो लड़की? राज दहशत में फुसफुसाया, और वो आकृति जो अमन को ले गई वो जरूर वही कमल बोला और खुद ही डर गया। पर हमें क्यों छोड़ दिया? राज ने ऐसा बोला ही था कि उसके आसपास हवाओं में गूंजी एक लड़की की फुसफुसाती सी आवाज, मैंने कहा था ना एक बार में बस एक बलि। वो दोनों ही समझ चुके थे कि वो लड़की ही रूह थी, पिशाच की सेवक। 12 दिन बाद लोगों से भरी एक कार उसी हाईवे पर चली जा रहे थे। कुछ दूर आगे
एक लड़की बैग थामे माइलस्टोन पर बैठी है और लिफ्ट मांगते हुए हाथ हिला रही है।